नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां सीएम धामी से सल्ट विधायक ने मुलाकात की है। सल्ट विधायक महेश सिंह जीना ने मुलाकात की है सीएम से। उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद भेंट किए हैं सीएम को, और सीएम धामी ने विधायक की पहल की प्रशंसा भी यहां पर की है। उपहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे, ये बात कही गई है। और ऐसे में उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद भेंट किए जाना, यानी कि यहाँ पर पारंपरिक जो उपहार है उसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उपहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता का संदेश यहाँ पर इसके जरिए दिया गया है। और सल्ट विधायक ने मुलाकात सीएम धामी से की। सल्ट विधायक महेश सिंह जीना ने मुलाकात की है, जहां पर मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए। उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद भी यहां पर सीएम को भेंट किए हैं। और ऐसे में इस पहल की सीएम धामी ने प्रशंसा भी की है, क्योंकि इसके जरिए उपहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का संदेश जो है आगे जाता है। सल्ट विधायक महेश सिंह जीना की मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर सीएम धामी से मुलाकात के दौरान उन्होंने पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद भी सीएम धामी को भेंट किए हैं। और ऐसे में इस पहल को लेकर सीएम धामी की ओर से भी प्रशंसा विधायक की गई है कि इसके जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तिका प्रदेशवासियों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध करा रही है, जिससे हर पात्र नागरिक समय पर योजनाओं का लाभ उठा पा रहा है। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण हुआ है, और ऐसे में सीएम धामी की ओर से लोकार्पण किया गया और इसकी जमकर प्रशंसा भी सीएम धामी की ओर से की गई है। प्रदेशवासियों को सभी योजनाओं की जानकारी अब एक ही जगह संकलित होकर मिल जाएगी, ये बात उनकी ओर से कही गई। यानी अलग अलग जगहों पर जाकर जानकारी संकलित करने की अब कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण होने के बाद अब सभी योजनाओं का लाभ किस तरीके से लोग उठा सकते हैं, इसकी जानकारी एक ही जगह पर लोगों को मिल जाएगी। मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो वहीं देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया है, और सर्किल रेट और मार्केट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, ये फैसला लिया गया है, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी। छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव भी किए गए। छोटे अपराध में जेल नहीं बल्कि जुर्माना होगा, ये फैसला लिया गया है। जैसे किसी जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो वहां 1 लाख का जुर्माना और 1 साल जेल सजा थी, अब सजा हटाकर जुर्माना 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान लिए गए हैं, जहां पर 7 एक्ट को बदला गया है। और काफी विचार विमर्श के बाद आवास विभाग में 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। हमने ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के लिए ये सजेशन दिया था कि ग्रीन बिल्डिंग अगर कोई बनाएंगे तो उनको अतिरिक्त एफआईआर दे दिया जाए। तो उसके तहत ग्रीन बिल्डिंग का एक रेटिंग सिस्टम होता है, गृह रेटिंग बोलते हैं उसको। एक आईडीजीसी रेटिंग है, 2 तरीके की रेटिंग है। तो उसमें प्लैटिनम ग्रेड, गोल्ड ग्रेड, सिल्वर ग्रेड ऐसे मिलते हैं। अब जो जनरल बाईलॉज में जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें एक तो ये है कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जो कमर्शियल एरिया है इसमें हम 2 तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ग्राउंड कवरेज का, दूसरा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं सेटबैक का।
तो भारत सरकार ने कहा कि ग्राउंड कवरेज का रेस्ट्रिक्शन मत लगाइए, सेटबैक छोड़ने के बाद जो भी एरिया आता है उसमें उनको बनाने दीजिए, जिससे कि एडिशनल कमर्शियल एरिया डेवलप होंगे और उससे जो है इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दूसरा, हमारी स्टेट टूरिज्म स्टेट है। टूरिज्म में पहले 2 श्रेणी थी, रिजॉर्ट और इको रिजॉर्ट, और उसमें इको रिजॉर्ट में एग्रीकल्चरल लैंड यूज में भी बिना लैंड यूज कन्वर्शन किए हुए आप अपना बना सकते थे, रिजॉर्ट में नहीं बना सकते थे। तो हमने एक ही कैटेगरी इसको कर दी और इसको एग्रीकल्चरल लैंड यूज में रिजॉर्ट बनाने के लिए अनुमति दे दिया है। आपको लैंड यूज कन्वर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला मुद्दा ये राजस्व विभाग का मुद्दा था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के तहसील सितारगंज के अंतर्गत कल्याणपुर में जो भूमिहीन थे, आपदा और अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को जो पट्टे पे जमीन आवंटित थी पूर्व में, उनकी विनियमितीकरण की एक व्यवस्था लाई थी 2016 में और उसके रूल बने थे 2025 में। तो जो रूल बने थे 2025 में, उसमें जो रेट रखा गया था वो 2016 का सर्किट रेट रखा गया था, जो कि ये महसूस किया गया कि वो काफी अधिक है। जबकि इसी तरह की अन्य मामलों में जहाँ पे वर्ग 3 और वर्ग 4 के पट्टों को विनियमित किया गया था, वहाँ पे 2004 के सर्टिफिकेट लिए गए थे। तो वहाँ पे 2004 तो इसमें भी इन मामलों में भी 2004 के सर्टिफिकेट लेने का निर्णय लिया। तो वहीं उत्तराखंड में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। गोदियाल ने कहा है कि लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम साबित हुई है। ऐसे में क्या अब पहाड़ के लोगों को अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा लेने चाहिए? ये बात उनकी ओर से कही गई। गणेश गोदियाल के बयान को भड़काऊ बताते हुए बीजेपी ने पीसीसी चीफ पर जवाबी हमला भी बोला है। देखिए रिपोर्ट। वन्यजीवों के आतंक से देवभूमि में हाहाकार। गोदियाल बोले, लोग क्यों ना उठाएं हथियार। पीसीसी अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी का हमला। कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाह रहे कांग्रेस नेता। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में वन्यजीवों, खासकर गुलदार और भालू के हमले में इजाफा हुआ है, जिसके कारण पहाड़वासी खौफ के साए में जी रहे हैं। सरकार इस मसले को लेकर कई कदम उठाने की बात कह रही है, लेकिन परेशान लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। अब पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार का नकारापन अब पहाड़ के लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तो क्या उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा लेने चाहिए? गोदियाल ने कहा है कि पहाड़वासी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इवेंट करने में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को भड़काऊ बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि समस्या के समाधान की बजाय पीसीसी अध्यक्ष हालात को और बिगाड़ने के लिए उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निर्दोष लोग कानून के उल्लंघन के भागी बन जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तविक रूप में इन जंगली जानवरों को ठिकाने लगाने के लिए क्या सरकार हमारे लोगों के, इस प्रदेश के आम लोगों की सहनशीलता की परीक्षा ले रही है? क्या इसके लिए हथियार नहीं उठाई जानी चाहिए? ये सरकार अगर नहीं कर रही है, सरकार अगर नहीं उठा रही है, तो क्या आम लोग अपनी सुरक्षा न करें? ये विमर्श हमारे उत्तराखंड के लोगों के बीच प्रारंभ हो चुका है। गणेश गोदियाल जी का ये जो बयान है, या कांग्रेस के जो भी नेता इस तरीके के बयान करते हैं, वो प्रदेश में, देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि कानून व्यवस्था किसी ना किसी तरीके से ध्वस्त हो। और क्योंकि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो जेल कौन जाएगा? गणेश गोदियाल जी तो जाएंगे नहीं। जो व्यक्ति अपना कानून अपने हाथ में लेगा, मुश्किलें उसके लिए राह उसके लिए कठिन हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को भड़काने का काम, लोगों को गलत दिशा में ले जाने का काम जो वो इस तरीके की बयानबाजी या करके कह रहे हैं। वन्यजीवों के बढ़ते हमलों का मुद्दा विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के सांसद विधायक भी जोर शोर से उठा रहे हैं। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने ये मुद्दा लोकसभा में उठाया, तो वहीं बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने तो खतरनाक जानवरों का मारने का आदेश जारी नहीं होने पर इस्तीफे की धमकी दे दी है। वहीं अब पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने आक्रोशित पहाड़ वासियों के हथियार उठाकर अपनी रक्षा करने का बयान दिया है, जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है।
सियासी बयानों के बीच देखना होगा कि उत्तराखंड में विकट रूप लेते जा रहे जंगली जानवरों के हमले और इससे जटिल होती जा रही मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या को काबू करने के लिए धामी सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं पौड़ी के देवराड़ी गांव में आदमखोर गुलदार ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान स्थानीय युवा अंकित कंडारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को गुलदार के जंगल से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया है, लेकिन हालात नाजुक होने पर जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देश पर एयर एम्बुलेंस से महिला को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम महिला का इलाज कर रही है। उत्तराखंड के पौड़ी की घटना, जहां क्षेत्र में ग्राम देवराड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे लेपर्ड ने किसी महिला पे हमला कर दिया है और उनकी हालत मतलब वो इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उनको जो भी बेस्ट इलाज होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है और एम्स से भी कोऑर्डिनेशन हो चुका ऑलरेडी। और साथ में अब आगे की जो भी हमारी रहेगी तो हम लोग उसको फॉलोअप भी करते रहेंगे और बाकी इस तरीके से आगे घटना ना हो इसके लिए हम लोगों ने वन विभाग को भी निर्देशित किया हुआ है और काफ़ी कार्रवाइयाँ की भी जा रही हैं, चाहे वो झाड़ी कटान, लाइट्स आदि की, फॉक्स लाइट्स मंगाने की, नाइटर्स वगैरह जितने भी हमारे आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब की कोशिश भी की जा रही है। और अभी डीएफओ को भी मौके पर जाने के लिए बता दिया गया था तो वो भी पहुंच चुके हैं और आगे इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स पूरे लिए जा रहे हैं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट कमेटी भंग कर दी गई है। एआईसीसी की ओर से इसे भंग किया गया है। 4 प्रवक्ताओं को नई कार्यकारिणी के गठन तक का जिम्मा दिया गया है और मीडिया में पक्ष रखने की भी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। गरिमा मेहरा दसौनी, प्रतिमा सिंह को ये जिम्मा मिला है। सुजाता पॉल, शीशपाल सिंह बिष्ट को भी जिम्मेदारी यहां पर दी गई और ऐसे में नई जिम्मेदारी के साथ अब ये नजर आएंगे, जहां पर 4 प्रवक्ताओं को नई कार्यकारिणी के गठन का जिम्मा दिया गया है और ऐसे में मीडिया में पक्ष रखने की भी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है कि कांग्रेस की तमाम रणनीतियों का जो पूरा रुख है वो इनकी ओर से रखा जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट कमेटी भंग की गई है और एआईसीसी की ओर से इसे भंग किया गया है। 4 प्रवक्ताओं को नई कार्यकारिणी के गठन के लिए जिम्मा सौंपा गया है। मीडिया में पक्ष रखने की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई है, जहां पर गरिमा मेहरा दसौनी, प्रतिमा सिंह को जिम्मा दिया गया है। सुजाता पॉल, शीशपाल सिंह बिष्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये 4 नाम और 4 प्रवक्ता जो कि नई कार्यकारिणी के गठन तक इन्हें जिम्मा सौंपा गया है। मीडिया में पक्ष रखने की भी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लौटकर उन्होंने अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने पर फोकस बढ़ा दिया है। गोदियाल का कहना है कि 14 दिसंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली बड़ी रैली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए युवा और सक्रिय चेहरों को अधिक मौका देने की बात भी यहां पर हुई है। 14 तारीख को लेकर भी कल दिल्ली में तैयारियां हुई और कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी कल बैठक हुई और जो भी फीडबैक है हमारे सभी नेता गणों के द्वारा वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारियों को दिया गया और उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक 14 तारीख की बात है, 14 तारीख के लिए पर्वतीय जिलों से लेकर और ख़ास करके मैदानी जिलों पर ज़्यादा जोर है कि जो कि नज़दीक पड़ते हैं दिल्ली के, उन जगहों से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँच सकें, ऐसी तैयारियाँ चालू हैं। हर साल जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता दुष्यंत सिंह मनाली ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में जो आदेश हुए हैं उनका धरातल पर अनुपालन नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने पर्यावरणवादी प्रोफेसर अजय रावत को सुझाव के लिए बुलाया था, जिन्होंने काफी सुझाव कोर्ट को दिए हैं। पिछले जो डायरेक्शन है उनका इम्प्लीमेंटेशन देखा जा रहा है और पूर्व में जो आदेश हुए हैं उनका धरातल पर
अनुपालन नहीं हो पाया है, जिस कारण वार्षिक जो आग लगने का ये प्रचलन है उसमें कोई कमी नहीं आ पा रही। तो कोर्ट ने आज इसमें प्रोफेसर अजय रावत जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं उनको बुलाया था और उन्होंने बहुत सारे सुझाव कोर्ट को दिए जिनको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अगली डेट पर उपस्थित होंगे ताकि इन सुझावों को धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके और कैसे बेहतर तरीके से फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन हो सकता है उसको जमीन पे लागू किया जाए। तो आग लगने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ऐसे में सुझावों के लिए जो है यहाँ पर एडवाइसेस भी ली गई हैं। पर्यावरणवादी प्रोफेसर अजय रावत को अहम सुझाव देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। ऐसे में निष्कर्ष ये निकला कि पुराने जो रूल्स बनाए गए थे उनका अनुपालन भी जमीनी स्तर पर ढंग से नहीं हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं। संभावित फैसलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन, आरपीएफ और सीआरपीएफ की टीमें तैनात की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब 16 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। बनभूलपुरा क्षेत्र में 3660 मकान और 5200 से अधिक परिवार हैं जिनको रेलवे अतिक्रमण मानता है। इसके अलावा 30 हेक्टेयर से अधिक भूमि रेलवे अपने विस्तारीकरण के लिए लेना चाहता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी थी। आगे बढ़ेंगे। खबर चमोली से है, जहां राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपाध्यक्ष गैरोला ने विभागवार उपलब्धियों की विस्तार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सभी जनपदों के विभागों के सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में अप्रैल से लेकर अक्टूबर माह तक की रैंकिंग के बारे में जो विशेष रूप से इंडिकेटर्स हैं विभाग के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर उन सब पर बहुत चर्चा हुई है। जहाँ पर हम थोड़ा कमज़ोर हैं वो कैसे ठीक किया जा सकता है, जहाँ पर हम ठीक हैं उनको और लगातार ठीक कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इन सभी बातों पर, कुछ कठिनाइयों के बारे में, कुछ टारगेटेड को लेकर कुछ विसंगतियां हैं उनके बारे में, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। बहुत अच्छे वातावरण में यह चर्चा हुई है। सभी ने उसमें आगे आने वाले समय में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा भी की है। सब ने उसमें अपने को जो है आगे रखने की बात भी कही है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में चमोली जनपद शीर्ष स्थानों पर अपना रैंक बनाएगा। लोहाघाट की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में लोहाघाट नगर के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की गई। कार्यकारिणी की बैठक में हमने लोहाघाट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जैसे कि जो हमारी चर्चा इस बारे में हुई थी कि हमने कुछ दिन पहले ईओ साहब के साथ, नगर पालिका के ईओ साहब के साथ हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने उनके सामने एक बात रखी थी कि जो ये पार्किंग जो 1 करोड़ 22 लाख से जो पार्किंग बनी है, उस पार्किंग में यहाँ तो घंटों के हिसाब से सब लोगों के लिए खोल दिया जाए और अगर यहाँ अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो वो जो है बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए दे दिया जाए, जिससे कि यहाँ की जो स्थानीय बेरोजगार हैं वो वहाँ पे अपना ठेला लगा लोगों के कम से कम कुछ भी नहीं तो ऊपर नीचे कम से कम 40-50 लोगों को, महिलाओं को, और हम तो ये भी चाहते हैं कि महिला समूह को भी अगर वो दे दिया जाए तो वो भी अच्छी बात है, उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे अभी हमने लॉ कॉलेज पे भी बात की है और हमने अभी बीच में भी अब आने वाले समय में पानी की किल्लत को देखते हुए उस पर भी चर्चा हुई है और बहुत सारे जो अभी तक हमने बातें हमने अपने लोहाघाट विकास समिति के माध्यम से उठा रखे उन पर हम लोग चर्चा करके कल जल्द ही हम लोग विभागों में जाएंगे और डीएम साहब से इस पर बात करेंगे। लॉ कॉलेज की घोषणा से हमारे यहाँ देखो, हमारे सराउंडिंग में देवीधुरा में, पार्टी में, लोहाघाट में सबसे बड़ा और पुराना डिग्री कॉलेज है। यहाँ आज चंपावत में डिग्री कॉलेज है, टनकपुर में इस जिले के डिग्री कॉलेज है। इतने जगह के हैं, इतने तमाम छात्र पढ़ के आगे निकल रहे हैं, सबको रोजगार मिल नहीं रहा है। कई लोगों को इस क्षेत्र में काम करना है था, लॉ के क्षेत्र में। हमारे इस समय काफ़ी बालिकाओं ने भी लॉ किया है, लेकिन क्या है वो बाहर से लॉ करके आ रही हैं। ये सुविधा, ये केंद्र बिंदु है इस जिले का
मुख्य स्थल है, ये सबसे बड़ा विद्यालय भी है पीजी कॉलेज, तो यहाँ लोकल कॉलेज की घोषणा की जानी चाहिए। इस संबंध में हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर स्लीपर बसों की अनियमितताओं के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है। चंडी चौक और बादराबाद क्षेत्र में आरटीओ प्रशासन और एआरटीओ प्रवर्तन के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने देर शाम तक सघन निरीक्षण किया। अभियान के दौरान अब तक 10 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों को विभिन्न अभियोगों में बंद किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा बसों के चालान काटे गए हैं। पिछली रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं, उनके खिलाफ सख्त चेकिंग का अभियान चलाया जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा है, जो लगातार पिछले हफ्ते से चला आ रहा है और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा बसेस के चालान हो गए हैं और 10 से ज़्यादा बसेस सीज हो गई हैं। जब हमने चेक किया तो इस गाड़ी की फिटनेस खत्म थी, इंश्योरेंस खत्म था और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था, तो ये गाड़ी हम सीज करने लेकर जा रहे हैं। हम ये रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। आज की कार्रवाई में अभी तक लगभग 20 चालान किए जा चुके हैं और 7 से अधिक गाड़ियों को बंद किया गया है। ओवरलोडिंग पे हम विशेष अभियान लगातार चला रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस को लेकर भी विशेष अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत 5 से 5 बसेस बंद की गई थी और अनेकों बसों के चालान किए गए थे। खबर विकास नगर से है, जहां दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास से दरगाह पीर रतननाथ पर एमडीडीए द्वारा बीते दिनों हुई बुलडोजर कार्रवाई का विरोध विकास नगर में भी देखने को मिला है। इस बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर चुग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि 29 नवंबर को दिल्ली एमडीडीए द्वारा दिल्ली सरकार के कहने पर झंडेवालान मंदिर के पास स्थित दरगाह पीर रतननाथ के पावन स्थल पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए काफी नुकसान पहुंचाया गया। 29 नवंबर को दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के बगल में स्थित मंदिर दरगाह बाबा पीर रतननाथ जी के सनातन धर्म के पावन स्थान पर दिल्ली सरकार और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने अवैध रूप से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। इस स्थान के बगल में आरएसएस का एक बहुमंजिला ऑफिस बना है और सुनने में आ रहा है कि उसकी पार्किंग के लिए, उसको रास्ता देने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसको किसी भी हालत में स्थान की संगत और देश के जागरूक लोग सहन करने वाले नहीं हैं। नई टिहरी में एक स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने को कहा। बच्चों द्वारा भी कई रंगारंग कार्यक्रम किए गए। वार्षिक उत्सव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल सहित बच्चों के अभिभावक भी शामिल रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को फिजिकल यानी कि उन्हें फिजिकली स्ट्रांग होना भी ज्यादा जरूरी है। साथ ही खेल के प्रति बच्चों का रुझान भी बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। We welcome our respected chief guest on this auspicious day. और उनका सुंदर तालमेल इस मंच को और भव्य बना देगा। We welcome our respected chief guest on this auspicious day. और उनका सुंदर तालमेल इस मंच को और भव्य। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।